व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में है क्या? क्या ये कोई साइंस है या एक अंधविश्वास ही है? देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगी बिल्कुल भी कि अंधविश्वास है, बिल्कुल भी नहीं। इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तब तो इतने साल सिखाते पढ़ते हो गए और बचपन से इसको देखते हो गए। ऑब्वियसली कॉस्मिक एनर्जीज हैं जिसको हम अलाइन करते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो कई प्लैनेटरी नक्षत्र हैं जिसके संग हम इसे अलाइन करते हैं। ये एक तूफान है। जब तूफान आता है उस तूफान के संग हम पैदा होते हैं। हम एक सोच क्यों जाते हैं कि हम एक रेमेडी दे दो, ये प्रॉब्लम है, बस एक रेमेडी दे दो, ठीक है। वो रेमेडी एक छाता है। तूफान से बचने के लिए वो एक अम्ब्रेला है। एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर था, उसके वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी, तो उसने जो भी लेडी डॉक्टर थी उनको ये कहा कि जैसे ही डिलीवरी हो तुम ये नींबू दरवाजे से बाहर फेंक देना, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के अनुसार चलते हैं। तो वो क्या चीज है? वो क्या कोई गणित है, कोई मैथमेटिक्स है? गणित है। हाँ। क्योंकि इसको हम हमेशा कहते हैं कि नक्षत्र जो होते हैं, जो टाइम है 24 आवर्स के अंदर, अगर आप देखेंगे ना, एक साइकिल है जो हर एक डिग्री पे चलती है। तो हर प्लैनेट को, हर घर को एक 30 डिग्री का घर माना गया है। अगर ये टाइम फिक्स है और टाइम के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार एक होरोस्कोप उसका तैयार हो गया, जब उसके नक्षत्र के अनुसार उसका लाइफ साइकिल तैयार हो गया, तो उसमें हम चेंज कैसे कर सकते हैं? रेमेडीज से क्या चेंज हो जाएंगी वो चीजें? देखिए, यहीं पे वो बिलीफ सिस्टम आता है और यहीं पे आपके कर्म आते हैं। अगर हमें अपने कर्म तो करने ही पड़ेंगे, और इसीलिए शनि आता है। शनि कारक ही इसी कर्म का है। अगर शनि के आप घर देखेंगे 10 और 11, वो मिले ही शनि को हैं। 10वां घर जो प्रोफेशन का कारक है और 11वां घर जो प्रॉफिट एंड गेन का घर है कुंडली में, वो मिला ही शनि को है। निधि चुग जी के ऑफिशियल चैनल पर एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने निधि जी के बारे में जाना, निधि जी का कैरियर कैसे शुरू हुआ, उनकी लाइफ स्टोरी क्या रही, बचपन कहाँ बीता, कैसी कैसी उन्होंने एजुकेशन ली, एस्ट्रोलॉजी में उन्होंने क्या क्या अचीव किया, क्या पढ़ाई करी, वो सब चीज़ें हमने जानी। आज फिर से हम निधि जी के साथ हैं और निधि जी से सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा रहने वाला है वो यही है, निधि जी, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में है क्या? क्या ये कोई साइंस है या एक अंधविश्वास ही है? देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगी बिल्कुल भी कि अंधविश्वास है, बिल्कुल भी नहीं। इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तब तो इतने साल सिखाते पढ़ते हो गए और बचपन से इसको देखते हो गए। ऑब्वियसली कॉस्मिक एनर्जीज हैं जिसको हम अलाइन करते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो कई प्लैनेटरी नक्षत्र हैं जिसके संग हम इसे अलाइन करते हैं। बर्थ टाइम के संग जब हम पैदा होते हैं उसके संग बहुत सारे, मैं कहूँगी कि आप इसको इस तरीके से लेके चलिए कि एक तूफान है। जब तूफान आता है उस तूफान के संग हम पैदा होते हैं। अच्छा। जो रेमेडीज जो दुनिया मांगती है वो आप हो या कोई भी हो या मैं हूँ, जब मैं खुद छोटी थी, हम एक सोच क्यों जाते हैं कि हम एक रेमेडी दे दो, ये प्रॉब्लम है, बस एक रेमेडी दे दो, ठीक है। वो रेमेडी एक छाता है। तूफान से बचने के लिए वो एक अम्ब्रेला है जो एक रेमेडी के तौर पे हमें मिलता है। इतनी सिंपल सी चीज है एक एस्ट्रोलॉजी। एक चीज मैं जानना चाहूँगा, मैंने कहीं एक कहानी पढ़ी थी कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर था, उसके वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी, तो उसने जो भी लेडी डॉक्टर थी उनको ये कहा, पुराने समय की बात है, मतलब कि घड़ियाँ वड़ियाँ नहीं होती थी, कि जैसे ही डिलीवरी हो तुम ये नींबू दरवाजे से बाहर फेंक देना। और जब डिलीवरी हुई तो नेचुरल सी बात है, जो भी वहाँ लेडीज होती हैं वो एकदम से पहले उनका फर्स्ट जो प्रेफरेंस रहता है वो माँ और बच्चे की केयर रहता है, तो उनको याद नहीं रहा नींबू फेंकना, और उन्होंने वो नींबू 5 मिनट बाद फेंका। और वो उसके अनुसार उन्होंने उस बच्चे की कुंडली बनाई और उसमें यह आया कि ये अपने फादर को जिस दिन देखेगा आँख खोल के, उस दिन उसके फादर की डेथ हो जाएगी, ठीक है। बट ये 5 मिनट लेट उन्होंने फेंका, ठीक है, और वो ये पढ़ के उन्होंने घर छोड़ दिया। ये कहानी और भी आगे जाती है, मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा,
Okay. लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के अनुसार चलते हैं, तो वो क्या चीज है, वो क्या कोई गणित है, कोई हाँ, मैथमेटिक्स बिल्कुल है? एक गणित है। हाँ। क्योंकि इसको हम हमेशा कहते हैं कि नक्षत्र जो होते हैं, जो टाइम है 24 आवर्स के अंदर, अगर आप देखेंगे ना, एक साइकिल है जो हर एक डिग्री पे चलती है। तो हर प्लैनेट को, हर घर को एक 30 डिग्री का घर माना गया है, ठीक है। सो हमेशा 1-2 घंटे में आपका देखेंगे कि जब बदलता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब वो 5 मिनट बदले, जिसको हम हमेशा कहते हैं ना कि इस टाइम से इस टाइम के बीच का अगर वो बदलना, वो बहुत अंतर रखता है। इवन ट्विंस में भी अगर आप देखें तो ये बहुत अंतर का समय है। इसीलिए कहा जाता है कि ट्विंस में भी एक ट्विन आप कहेगा कि ये टाइम में पैदा हुआ और दोनों एक ही टाइम पे पैदा हुए। बहुत बार ये कहते हैं ना कि उनमें तो दोनों एक ही टाइम पे पैदा हुए, ट्विंस हैं, लेकिन दोनों के डेस्टिनी जो है वो बिल्कुल अलग है। एक बहुत सक्सेसफुल है और एक बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है। ये बहुत बार देखा होगा आपने, या सुना भी होगा, अगर नहीं भी देखा हो तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो एक्चुअली जब दूसरा ट्विन निकलता है तो उसका सब लॉट जो होता है, जैसे हम केपी में सब लॉट की तरह देखते हैं, वो बदल जाता है। और एक्चुअली अगर मैं पराशरी में जाके देखूं और आपको बताऊं तो एक्चुअली में उसका जो टाइम है, एकदम हम नक्षत्र के तौर पे जाके देखूं तो डिग्री वाइज वो आपका एकदम सब लेवल पे नक्षत्र के तौर पे वो बदल जाता है। तो इससे ये डिफरेंस आ बिल्कुल, जाता ये है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसे हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन से एक्चुअली पता कर सकते हैं। अगर ये टाइम फिक्स है और टाइम के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार एक होरोस्कोप उसका तैयार हो गया, जब उसके नक्षत्र के अनुसार उसका लाइफ साइकिल तैयार हो गया, तो उसमें हम चेंज कैसे कर सकते हैं? रेमेडीज से क्या चेंज हो जाएंगी वो चीजें? देखिए, यहीं पे वो बिलीफ सिस्टम आता है और यहीं पे आपके कर्म आते हैं, जिसमें बहुत बड़ी बात होती है। लोग हमेशा कहते हैं सब कुछ अगर लिखा ही है तो हम कर्म क्यों करें? तो फिर हम कहाँ पे रोल प्ले करते हैं? अगर सब कुछ डेस्टिन्ड है तब तो हम बैठ जाते हैं, अगर पैसा मिलना ही है तो बैठ जाते हैं, ऊपर से टपक जाएगा। बिल्कुल राइट, ऐसा बहुत बार हर क्लाइंट पूछता है आके, पर ऐसा नहीं होता। अगर हमें अपने कर्म तो करने ही पड़ेंगे, और इसीलिए शनि आता है। शनि कारक ही इसी कर्म का है। अगर शनि के आप घर देखेंगे 10 और 11, वो मिले ही शनि को है। 10वां घर जो प्रोफेशन का कारक है और 11वां घर जो प्रॉफिट एंड गेन का घर है कुंडली में, वो मिला ही शनि को है। क्योंकि अगर हम अपने कर्म नहीं करेंगे तो हमें उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जो पैसे का जो हम घर बोलते हैं, जो 2, 6, 10 और 11 हमें बताए गए हैं और जैसे हम लेके भी चलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ये सारे कर्म के घर हैं। राइट, तो जब भी हम कर्म की बात कर रहे हैं तो जो भी डेस्टिन तो है, जो भी हम पीछे से लेकर आ रहे हैं, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम पिछला भी देख रहे हैं, प्रेजेंट भी देख रहे हैं और आने वाला भी देखेंगे। यानी कि पास्ट भी रहा है, पूर्व जन्म भी है, प्रेजेंट भी है और आने वाला भी है। तीनों जन्म हम मान के चल रहे हैं। और ये सिर्फ ये 3 नहीं है, प्रारब्ध तो बहुत लंबा है, बहुत सारे जन्म है हमारे। राइट, तो हम ये कहेंगे कि आपके जन्मों के हिसाब से आप पैदा हुए हैं। हम बहुत बार ऐसे क्लाइंट्स आते हैं ना कि आप इस जन्म पे आप टाइम बता दीजिए, हम इस टाइम डिलीवरी कराएंगे। ठीक है, और हम उस टाइम निकालते भी हैं, लेकिन जन्म उस समय नहीं हो पाता फॉर वॉट एवर रीजन्स। कभी डॉक्टर नहीं आई, कभी ऑपरेशन थिएटर नहीं मिला, या बहुत सारी ऐसी अड़चने आती हैं जो डिलीवरी उस समय पे नहीं हो पाती। वो क्यों? क्योंकि वो जन्म होना ही नहीं था। वो आपके पिछले जन्म का वो बच्चा लेके ही वो सोल नहीं आया कि वो उस जन्म पे वो ले पाता जन्म। तो मतलब ये डेस्टिनी जो है सिर्फ उस पे डिपेंड नहीं है, कर्मों पर भी डिपेंड है। बहुत सब कुछ कर्मों पे डिपेंड है। बिल्कुल, इस बात से मुझे एक बड़ी अच्छी बात ध्यान में आ रही है कि एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य से कहा कि आपने मेरा होरोस्कोप देखा, जब उसमें लिखा है कि मुझे राजा बनना है, तो मुझे आप हर समय कभी सिकंदर की सेना में भेज देते हो, कभी आप सैनिक बना देते हो, कभी आप रसोइया बना देते हो, तो फिर मुझे इतना कुछ करने की जरूरत क्या है? तो चाणक्य ने जवाब दिया था उस समय कि तेरी डेस्टिनी में राजा बनना लिखा है, लेकिन उससे पहले ये सारे कर्म भी तो लिखे हैं। बिल्कुल, तो वो भी उसके अंदर, मतलब आप ये कह सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा बहुत बड़ा एग्जांपल अपने बहुत सारे सेशंस में देती हूँ कि कृष्ण जी को तो सब पता था जब महाभारत हो रही थी। बिल्कुल ठीक है। अभिमन्यु को क्यों उन्होंने मरने दिया?
अर्जुन को भी तो पता ही था ना, और कृष्ण तो उनके वही थे, उन्हीं के साथ ही थे। हाँ, उनको जाने ही ना और देते उनको अर्जुन नहीं को। जा रोक सकते थे ना, रोक पर वो सकते तो उसकी डेस्टिनी में था। और सब जानते हुए भी उन्होंने उसको कि उसको गो थ्रू करना था, तो उसे जो लिखा है वो होना है। वो होना। हम सिर्फ उसकी इंटेंसिटी को, मैं वही जैसे मैंने कहा ना कि अम्ब्रेला के थ्रू आप उसकी इंटेंसिटी को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, और वो भी आप अपने कर्मों के थ्रू। बिल्कुल हम ठीक सिर्फ है। उसको थोड़ा सा गाइड करके आप समझ सकते हैं। जैसे जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे गाइडिंग टूल लीजिए। हाँ, आपको मैं ऐसा गाइडिंग टूल बता रही हूँ कि आपका ये समय इस तरीके से है, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये लेके बैठ ही मत जाइए कि अच्छा मेरा तो समय अब 7:30 ही शुरू हो गई, तो बस अब तो मेरा बुरा समय हो ही गया। हाँ, ये लेके ये नहीं सोचना है, बट इसके लिए प्रिपेयर होकर हमें आगे बढ़ना है, और स्ट्रांग होकर आगे बढ़ना है। बिल्कुल, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं, Absolutely. पहले से हमें पता लग गया। दूसरा ये कि हम कुछ दान करके या कुछ इस तरह की रेमेडीज बहुत सारे करके रेमेडीज, चेंज कर मंत्र सकते पढ़ के, पूजा करके, हवन करके, जो भी हमारे चार्ट में हम लेकर आए हैं, जहाँ से हमें रिजल्ट मिलना है, वहाँ वो करके हम अपना लाभ ले सकते हैं। हैं। एस्ट्रोलॉजी की अगर हम इतनी बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बड़ी देर से आ रहा था कि एस्ट्रोलॉजी कितने टाइप्स की होती है? मतलब इसके टाइप्स भी अलग अलग बहुत होते सारे होंगे ना? टाइप की होती है। देखिए, BNN है, नाड़ी है, KP एस्ट्रोलॉजी है, पराशरी है, वैदिक है, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जो आजकल बहुत आप देखेंगे कि लोगों मतलब बहुत चलित में है, और इससे बहुत सारी प्रेडिक्शंस होती हैं आजकल। लेकिन उसके लिए बहुत डीप रिसर्च एंड बहुत उसी में ही, मैं कहूँगी ना, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना घुसते चले जाएंगे नेवर एंडिंग है। मुझे थोड़ा सा ये और बताएं, एस्ट्रोलॉजी में मैंने ये सुना है, एक होता है न्यूमरोलॉजी, ठीक है, एक होता है पामिस्ट्री, एक होता है हॉरोस्कोप। इस तरह में बहुत सारी चीजें मैंने सुनी, वो क्या क्या चीजें होती हैं और क्या डिफरेंस है अंकशास्त्र सब? जो न्यूमरोलॉजी है वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है, वो ऑकल्ट का पार्ट जरूर है। ऑकल्ट में एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी के सब डिविजन्स मैंने जैसे आपको भी बताया, लाल किताब भी एक पार्ट है, BNN एक उसका एक पार्ट है, पराशरी ज्योतिष जो रहे वो है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी एक पार्ट है, जेमिनी ऋषि रहे हैं, उन्होंने अपनी एक एस्ट्रोलॉजी बनाई थी। हर तरीके से हम घूम फिर के देखते एक ही चीज़ है, बट सबके सपोर्ट से हम एक चीज़ पे निकलते हैं कि कौन सी तरीके से हम कहाँ, हम सबके लिए अपना एक तरीका है बताने का। लेकिन जब हम बात करते हैं अंकशास्त्र की, यानी कि न्यूमरोलॉजी की, वो एक अलग चीज़ मोडालिटी है, पामिस्ट्री एक अलग मोडालिटी है। ओके, ठीक। तो अंकशास्त्र को, जिसको मैं पामिस्ट्री नहीं करती, तो मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरा फील्ड नहीं है। हाँ, न्यूमरोलॉजी मैं बहुत करती हूँ, और न्यूमरोलॉजी में भी जैसे बहुत सारे, पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी है, उस पर शैल्डियन न्यूमरोलॉजी है, इन पे मैं जब करती हूँ तो जैसे मैं बोलूँगी शैल्डियन न्यूमरोलॉजी आपके नेम में बहुत काम करती है। तो जब हम नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं, बिजनेस नेम देते हैं या किसी का नाम लिखते हैं, कंपनी का नाम लिखते हैं, तो हम इसमें शैल्डियन न्यूमरोलॉजी लिखते हैं। लेकिन जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, लोगों के बारे में दशाएं बताते हैं, तो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो ये इतना गहरा बहुत डिटेल्ड है, सब्जेक्ट है। बिल्कुल, ये मुझे बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिल रही हैं। जैसे साउंड वाइब्रेशन एक न्यूमरोलॉजी में बहुत डिटेल सब्जेक्ट है कि आप जिस तरह से साउंड लेते हैं। हाँ। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा टाइम हो तो बताऊं, हाँ, कि जैसे लोग आजकल मजाक बना लिया है, मतलब थोड़े से यूट्यूब पे लोगों ने डाल दिया, और लोगों ने ना अपने नाम खुद ही चेंज करने शुरू कर दिए, क्योंकि मेरे पास इतने केस आते हैं। लोगों ने AA लगा दिए, किसी ने RR लगा दिए देख के, और अपने नाम खुद ही देख देख के चेंज कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि नॉलेज नहीं है, तो वो नंबर तो वो सही ले आए। उसने, सबको पता है अब 23 अच्छा नंबर है, 32 अच्छा नंबर है, 42 अच्छा नंबर है, तो मेरा नाम आ गया अच्छे पे। पर वो किस पोजीशन पे आप वो लेटर को ला रहे हैं, वो नहीं पता आपको। और हर लेटर जब नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, सपोज अगर आपका आई, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, कि अगर 3 बार आ गया, तो आप देखेंगे कि ऐसे पर्सन को नर्व रिलेटेड इशू आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, ओहो, ये तो बड़ा, यानी कि आपने अपने बॉडी में बुध को एक्टिव कर दिया। ओके। और किस पोजीशन पे आप उसको ले आए हैं, किसके संग ले आए हैं, वो आपको नहीं पता।
तो ये नहीं छेड़खानी करनी चाहिए। मतलब कंसल्ट आप इतने लाखों रुपए मेडिकल में दे देंगे, उससे अच्छा है कि किसी एक प्रोफेशनल को कंसल्ट करके उसको सलाह लेके फिर आप ये चीज़ें करिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ, जिस पे आप भरोसा करिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजी का कैरियर में भी बहुत इम्पोर्टेंस रहती है। क्या रहती है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग पहले कहते थे जो कुछ नहीं करता वो एस्ट्रोलॉजर बन जाता है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है, इसको लोग समझने लगे हैं। इसको एज अ करियर आप इसको कोचिंग मतलब इसका बहुत अच्छी कर सकते हैं। आप एज अ सब्जेक्ट इसे बहुत डिटेल में जा सकते हैं। अगर आप इसको सीरियसली करें तो आप इसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपको सिर्फ इसकी आपके अपने कंटेंट को और अपनी स्टडी को, अपने इस स्किल को डेवलप करना है। ओके, दैट इज। और अपनी नॉलेज पे मैं हमेशा कहती हूँ कि सीखो और पढ़ाने मत लग जाइए, कंसल्ट करने मत लग जाइए। कम से कम उस पर 300-400-500 क्लाइंट्स पे अपनी रिसर्च करिए। ओके, उसके बाद आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ मुझे पता है कि गलत नहीं जा सकता, फिर आप आइए फील्ड में और फिर देखिए आपको कोई नहीं हरा सकता। क्या बात है। तो मुझे एक चीज़ और बताएं कि बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि 10th के बाद किस स्ट्रीम में जाया जाए। ठीक है, आर्ट्स में जाया जाए या कॉमर्स में जाया जाए। क्या एस्ट्रोलॉजी भी इसके बारे में कुछ बताता है? बहुत कुछ, बहुत कुछ। अच्छा, तो अदरवाइज तो पेरेंट्स यही कहते हैं कि इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। देखिए आजकल तो करियर में कहती हूँ एस्ट्रोलॉजी में मैंने बताना ही बंद कर दिया है। सच बताऊं तो, क्योंकि इतनी फील्ड्स आ गई हैं कि पहले जमाने में तो गिने चुने फील्ड्स थे कि कॉमर्स में चले जाओ, मेडिकल ले लो। आर्ट्स तो कोई वो लेता ही नहीं था पहले। सच बताऊं तो लोग कहते थे कुछ नहीं करता वो आर्ट्स लेता है। पर अब तो बहुत फील्ड्स हैं। सिंगिंग है, आर्ट्स है, मतलब लोग एक्टिंग है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, मतलब कितनी फील्ड्स खुल गई हैं। बायो में है, बायोमेडिकल है, मतलब बहुत फील्ड्स हैं जो लोग ले सकते हैं। स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा फील्ड है जिसको पहले भी लोग सीरियसली नहीं लेते थे, बट अब पेरेंट्स ओपन है। बिल्कुल ठीक है। कोचेस को लोग कभी सीरियसली नहीं लेते थे पहले, अब ओपन है। बहुत अच्छी फील्ड और इज्जत मानी जाती है उसमें, तो अब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पर हाँ, आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सबसे आप अपना करियर बहुत अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। आप 10 में क्या, मैं कहती हूँ आप 8 में आके ही अपने करियर को देख सकते हैं कि कौन से फील्ड में आपको एक्चुअली अपना टाइम लगाना चाहिए। क्योंकि इंटरनेशनल जो स्टडीज़ हैं उसमें तो आपके पास ऑप्शन 8 के बाद ही होता है अपने सब्जेक्ट्स चूज करने के लिए। जीवन साथी के चुनाव में एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि ये बहुत सुना है वो मांगलिक है, उसको मांगलिक ही के साथ शादी करनी है, और बड़ा सारा रहता है कि कुंडली का मिलान करो। उसके बारे में भी मैं चाहूँगा आप दर्शकों को ज्ञान प्रदान करें। देखिए मैं ये कहूँगी कि आजकल इतने डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं, अगर आपने भी सुने और देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा डाइवोर्सेस अब होने लगे हैं और इंडिया में भी होने लगे हैं। और लोग कहते हैं कि इतनी कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं फिर भी डाइवोर्स हो रहे हैं, तो क्या फ़ायदा एस्ट्रोलॉजी का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुंडलियाँ ठीक से मिलाई नहीं जा रही हैं। आप सिर्फ ऐप में जाके अपने डिटेल डाल देते हैं और उससे आप कुंडली मिलान कर लेते हैं, पर वो कुंडली मिलान नहीं है। अच्छा, बहुत डिटेल में एक कुंडली को मिलाने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं इन डिटेल कुंडली मिलान करने के लिए। अगर आप वो टाइम दें एस्ट्रोलॉजर को और उससे सही वाली कुंडली मिलान करवाएं और तब आप शादी करें, तो मेरा सजेशन होगा कि वो टाइम आप दें, जल्दबाजी ना करें और एस्ट्रोलॉजी से करवाएं, न्यूमरोलॉजी से अपना कुंडली मिलान ना करवाएं। अगर आपको सच्ची में चाहते हैं कि आप कि इसके अगर मैं फॉलो करना है तो आप एस्ट्रोलॉजी से करवाएं और उस टाइम से मतलब हरी ना करें, तो आपको एकदम सही आंसर मिलेगा। लेकिन हाँ, आजकल जो आपने मांगलिक वाली बात बोली, तो मैं ये बोलूँगी कि देखिए मांगलिक होना कोई दोष नहीं है पहली बात, और मांगलिक होना ये भी ज़रूरी नहीं है कि मांगलिक की मांगलिक से शादी होनी चाहिए, एक मिथ है। अच्छा, ये बहुत बड़ा मिथ है जिसको बहुत हाइप बना दिया गया है कि नहीं इन तो मेरे स्पाउस को कुछ हो जाएगा अगर मांगलिक की मांगलिक से शादी नहीं हुई। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ये होता है जरूर 7वें घर का मंगल होता है जो भारी माना जाता है कि आपके स्पाउस की हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है, एक भारी प्लैनेट है, गुस्से का कारक है। और अगर आपका स्पाउस का मंगल यहाँ पे वीक होता है
तो हाँ उसके ऊपर आप भारी पड़ते हैं। तो बस उतना ही जो वो पार्ट है जहाँ पे वो स्पाउस की हेल्थ पे, या क्योंकि वो सीधा आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है, तो वहां पे उसको इश्यू आ सकता है। वो मर जाएगा या ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो मांगलिक से शादी सिर्फ इसलिए कराई जाती है कि उसको कंट्रोल कर पाए। एक बहुत एंग्री पर्सन को एकदम बिना सीधा बंदा हैंडल नहीं कर सकता। हाँ, तो दोनों को एनर्जी बैलेंस करने के लिए एक मांगलिक से शादी इसलिए सजेस्ट की जाती है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी आपने बात बताई। अच्छा, ये बताएं कि एक एस्ट्रोलॉजी में एक ये भी कहा जाता है कि आप ये पर्टिकुलर जेम स्टोन धारण कर लो, अंगूठी में डाल लो या बाजू पर बांध लो, उसका क्या असर होता है? क्या उससे कुछ असर होता है रियल में? देखिए, मैं ऑनेस्टली पूछें तो मैं कहूँगी कि मैं जेम स्टोन में बहुत बिलीव करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बिलीव करती, मैंने खुद भी नीलम धारण करा हुआ है। लेकिन मैं जेम स्टोन अपने क्लाइंट्स में 100 में से 95% सजेस्ट नहीं करती। अच्छा, ऐसा क्यों? और इसका कारण है कि जेम स्टोन एक तो सब हैंडल नहीं कर पाते, सबकी एनर्जी उसे ले नहीं पाती। सेकंड, इसकी एनर्जी से ज़्यादा मैं कहती हूँ कि सब इसके डेप्थ को समझते नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग ना इसको कहीं जाना है उतार दिया, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, फिर आके पहन लिया तो फिर उतार दिया। इस तरीके से आप जेमस्टोन नहीं पहन सकते। एग्री, ये तो मैं भी मानता हूँ कि तो शायद नेगेटिव इफेक्ट डालना शुरू कर देगा। वो आपको फायदा नहीं करेगा। एक आपने लाखों रुपए लगा के पहना लिया और फिर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, फिर आपने उसके बारे में 2 गलत बातें भी बोलोगे कि यार देखा पहन तो लिया, फिर मुझे उसका फायदा तो कुछ हुआ नहीं। क्योंकि आपने उसको सही ना तरीके से पहना और ना सही तरीके से उसका अपनाया। तो इसके लिए प्रोसेस बहुत लंबा है और सही तरीका है। अगर आप उसको अपनाते हैं तब तो इससे अच्छा कुछ है नहीं, क्योंकि ये सबसे फास्ट रिजल्ट देता है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप इसको पहने उससे पहले बहुत तरीके हैं। आप इसको मतलब जैसे मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल देती हूँ कि आपने मानिक पहनना है, ठीक है, तो आप मानिक का सिंपल से एक आंसर है कि आप पहले अनार खाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। रोज सुबह 1 महीने तक आप अनार खाइए। अच्छा, मानिक पहनने से पहले मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप मानिक पहनिए, ठीक है, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप पहले 1 महीना रोज सुबह उठ के अनार खाना शुरू कर दें। अच्छा, सुबह उठ के अनार खाना शुरू कर दें, ये क्या रिलेशन हुआ? मानिक क्या है? लाल कलर है, हाँ, बिल्कुल मंगल का कारक है। हाँ। आप अनार खाइए, अनार मंगल को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, बॉडी में जाना है ना, बॉडी को टच करना है, ये भी बॉडी को टच करेगा। और ये क्यों ज्यादा पावरफुल है कि धरती से निकल रहा है। जेमस्टोन्स कहाँ से आ रहे हैं? धरती से आ रहे हैं, तो उनकी ग्रेविटेशन जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। आपकी बॉडी उसको ले पाएगी, वो जरूर देगा कि आपको जैसे ही आप इसे पहनते हैं तो आपकी बॉडी इसको किसी फॉर्म में आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देगी और नेगेटिवली देती है। ये मैं आपको पहले बताऊं। ठीक है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि आपका हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, आपको चोट लग जाए, आपकी लड़ाई हो जाए, आपको हो सकता है इस तरह से ये चीजें होंगी। अगर ये हो रही हैं तो आप समझ जाएंगे कि आपको सही मानिक मिला है। अच्छा, मतलब ये नेगेटिव चीजें हो रही हैं तो हमें सही मानिक मिला है। ये तो कंट्राडिक्टरी हो गया बिल्कुल नहीं, पर इसने रिजल्ट दिया ना आपको। उस तरीके से आपको रिजल्ट तो कुछ भी रिजल्ट तो मिला, रिजल्ट मिला ना। तो इसका मतलब उस स्टोन ने इफेक्ट दिया, फिर वो आपको सही इफेक्ट देगा। अच्छा, ये बॉडी ने अपनी नेगेटिविटी पहले निकालेगा ना आपकी, जो आपके लिए, फिर वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो मतलब जेमस्टोन का बहुत ज्यादा इफेक्ट है। लेकिन इसका सिंपल सॉल्यूशन ये भी होता है कि आप उसी के खाने को, जो उस प्लैनेट का जो भी फूड है उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके। और वो भी आपको वही रिजल्ट देगा। अगर आपको वो रिजल्ट देना शुरू कर रहा है तो इसका मतलब वो आपको सूट करेगा। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, और ये बात सुन के मुझे ये लगा कि इसके ऊपर तो एक अलग से एपिसोड बनता है कि कौन से प्लेनेट का कौन सा फ्रूट हमें पहले खाना चाहिए। मतलब देखो, किसी भी जेमस्टोन को धारण करना इज नॉट ए इजी। हाँ, एब्सोल्युटली। मतलब इजी इन द सेंस में, मतलब स्पिरिचुअल बात से नहीं कहूँगा, साथ में मैं ये भी कहूँगा कि कॉस्टली भी बहुत है।
कोई Costly भी भी मैं भी जेमस्टोन वही लेना, कहती हूँ, हाँ, आजकल तो costly और भी बहुत है। फ्रूट खाना तो बहुत कॉस्टली नहीं है, बिल्कुल। इंसान खाता ही है फ्रूट, खाता कोई ही दिक्कत है, नहीं, कितना भी बिल्कुल। एप्पल कितना भी महंगा हो जाए, एप्पल तो खाता ही है ना बिल्कुल। इंसान, तो ये तो किया जा सकता है। अरे तो मैं बहुत हमेशा बढ़िया कहती बात हूँ है। आप पहले ट्राई करिए, एक्सपेरिमेंट करके अपने ऊपर करके देखिए, आपका बिलीफ सिस्टम आएगा, आपको भरोसा आएगा, तो वो चीजें आपको वर्क करनी भी इजीली अरे वाह, अफेक्ट शुरू बिल्कुल करेंगी। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा एक एपिसोड में मैं आपसे सिर्फ इसी पे ही बात करूंगा कि कौन सा प्लेनेट के लिए कौन सा जेमस्टोन या कौन सा फ्रूट खाना चाहिए। और बहुत हमेशा बढ़िया। एक चीज और थोड़ी सी लूंगी आपका टाइम, कि जब आप इसे पहन रहे ना कोई भी स्टोन, तो कभी भी इसको लोग क्या गलतियां करते हैं, कि मैंने देखा है इसीलिए मैं ये बता रही हूँ, कि लोग लाते हैं, कभी भी ले आए ज्वेलर से, जब ले लिया और उसको धोया दूध में जैसे पंडित जी ने कहा और पहन लिया उस दिन पे, तो ये नहीं करना चाहिए। आपको एक सही मुहूर्त पे घर लाना है, आपने उसे 1 महीना कम से कम, यानी कि आपने एक पूर्णिमा से और एक अमावस्या उसको मंदिर में रखना है, अच्छा जी, और अपने उसके घर के मंदिर अपने घर के मंदिर में उसको उस जोत के जलने देना है उसको। वो पूरी 15 दिन और 15 दिन की साइकिल, यानी कि 1 महीने की वो पूरी साइकिल वहां पे रख के उसको लेके फिर उसको 1 महीने बाद पहनना है सही मुहूर्त पे, और फिर आप उसका रिजल्ट देखेंगे, आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। अच्छा जी, चलो ये तो बहुत अच्छी बात बताई, तो दर्शकों के लिए बड़ी ज्ञानवर्धक बात है ये। तो एक चीज और मैं पूछना चाहूँगा, लास्ट क्वेश्चन आज के एपिसोड का कह सकते हैं उसको, कि पूजा पाठ करने से या किसी मंत्र के जाप करने से कुछ इफेक्ट आता है हमारी नेगेटिव कुछ चीज़ों के ऊपर, उसको पॉजिटिव बना देता है, ऐसा कुछ होता है? बहुत आता है, बहुत अच्छा, आता है। कैसे? सिर्फ फर्क मैं कहूँगी कि आपको सिर्फ मंत्र सही तरीके से करने आने चाहिए, और अगर आपको बहुत लंबे मंत्र ना आए करने तो आप बीज मंत्र कर लीजिए। बहुत बार क्या होता है कि हम सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। बिल्कुल ठीक तो है। हम एक गुरु को, जैसे मैं कहती हूँ कि एक गुरु को सुनना शुरू कर दीजिए। अच्छा जी, आप YouTube पे आजकल बहुत इजीली अवेलेबल हैं, आप किसी भी एक गुरु को लीजिए और उनके मुंह से वो मंत्र सुनना शुरू कर दीजिए। अच्छा जी, आप देखेंगे 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ना आप उनकी भाषा में वो मंत्र बोलना शुरू कर देंगे, और उसी मंत्र का बीज मंत्र पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसकी 1 माला, 3 माला, 5 माला या 11 माला, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, एक साथ मत बढ़ाइए। और ऑड नंबर पे माला करिए, इवन नंबर पे कभी नहीं करिए। चलिए निधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। तो हम आगे भी दर्शकों आपके लिए निधि जी के साथ और अलग अलग टॉपिक्स पे बातचीत लाते रहेंगे। इवन मैं एक बात और कहूँगा कि आप पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पे अगर जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी क्वेश्चंस का हम आंसर देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे उनमें से जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उस टॉपिक पर हम लोग एक एपिसोड तैयार करेंगे, निधि जी से उस पर डिस्कशन करेंगे। निधि जी क्या कहते हैं आप इस बारे में? जरूर, मैं तो हमेशा वेट करती हूँ कि कोई भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं पूछे, हम तो यहाँ है ही बताने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू दर्शकों,